Okay, then let us start with chapter number 3. The name of the chapter is Issue of Share. इस चैप्टर में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे हाउ अ कंपनी इश्यू शेयर इन द मार्केट. मार्केट में कोई कंपनी शेयर कैसे इश्यू करती है. ठीक है. Let us check the introduction first. We already studied the different source of finance that a company can use to raise funds. है ना. हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि कहां से पैसे आ सकते हैं. ओन फंड एंड borrowed fund. Capital structure of a company consists of its own fund and borrowed fund. Own funds are made up of equity share, preference share and retained earnings. तो own fund का यहाँ पर bifurcation दे दिया. A company limited by share raises share capital by issuing share. तो यहाँ पर different type of company होती है. हमने 11th standard में पढ़ा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, है ना, या अनलिमिटेड कंपनी. ऐसे डिफरेंट कंपनीज होती हैं. तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है वहां पर कंपनी को जब भी कैपिटल कलेक्ट करना होता है मार्केट में शेयर इशू करना होता है. क्या इशू करना होता है? शेयर इशू करना होता है. तो ही वो अपनी कंपनी के लिए क्या कलेक्ट कर सकती है? कैपिटल कलेक्ट कर सकती है. In this chapter, we will study in detail how a company issue different types of share depending upon its need. जैसी उसको जरूरत है उस टाइप का कैपिटल वो मार्केट से ले लेती है. तो कैसे लेती है, कैसे ये सिक्योरिटीज को मार्केट में इश्यू किया जाता है, वो सारे डिटेल्स हमको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा. We will also learn about various concepts related to share. शेयर से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो कंसेप्ट है उसका हमको यहाँ पर नॉलेज मिलने वाला है. तो सबसे पहले जो चार्ट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था वो चार्ट हम लोग देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में दिया. तो ये आपको हेडिंग याद रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर. तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर जब बोला गया है ना तब आपको सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? चार्ट आना चाहिए जिसमें सबसे टॉप पे क्या है? ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. बराबर है. क्योंकि टाइप्स ऑफ शेयर अगर ऐसा कहा जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. लेकिन जब बोला जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल के बारे में बात करें तो यहां पर ये चार्ट आपके सामने आना चाहिए. ठीक है. शेयर कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. यूजुअली इन शेयर कैपिटल द प्रमोशन ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर देन प्रेफरेंस शेयर. तो जब भी हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो जो प्रपोर्शन होता है, किसका प्रपोर्शन? प्रपोर्शन मतलब शेयर, हिस्सा. किसका हिस्सा? पूरे टोटल शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा बहुत कम होता है और जो लार्जेस्ट अमाउंट होता है वो कहां से आता है? वो इक्विटी शेयर से आता है. ठीक है. तो उसका प्रपोर्शन ज्यादा है. तो यहां पर ये चार्ट को हम देख रहे हैं. लास्ट लेक्चर में पीपीटी के थ्रू मैंने आपको ये बताया हुआ था तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा एम्फेसिस ये लेक्चर में नहीं करेंगे. शॉर्ट में हम लोग क्विकली इसको फिनिश करते हैं. ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. ये कौन सा कैपिटल होता है? ये कैपिटल रजिस्टर्ड है बेसिक डॉक्यूमेंट में विच इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक पैराग्राफ होता है, क्लॉज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्लॉज. क्या बोलते हैं? कैपिटल क्लॉज. और ये जो कैपिटल क्लॉज है उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है कि कंपनी के लाइफ टाइम में, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी कितना पैसा जनरल पब्लिक से ले सकती है. ठीक है. तो यहां पर देखो एक स्मॉलेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है. 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे 10 रुपीज का तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपीज आ जाएगा. तो कंपनी चाहती है कि पूरे लाइफ टाइम में वो 10 लाख रुपए जनरल पब्लिक से इकट्ठा करे. ऐसा वो चाहती है. अभी करेगी ऐसा नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है. उसमें से कुछ पैसों की जरूरत अभी हो सकती है. जैसे कि इसने बताया कि हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख का है. बट हम अभी फिलहाल इशू कर रहे हैं, जो हम इशू कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल. तो हमने 4 लाख रुपीज के लिए क्या किया है? यहां पर इशू किया है. तो 4 लाख रुपीज के लिए कितने शेयर मार्केट में इशू करेंगे? 4 लाख रुपीज के लिए हम
40,000 शेयर मार्केट में इशू करने वाले हैं। ठीक है, हर एक शेयर का प्राइस कितना होने वाला है 10 रुपीज, और ऐसे हमारे पास कितने आ जाएंगे 4 लाख रुपीज आ जाए। और जो हम बाद के लिए रख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे अनइश्यूड कैपिटल, मतलब फ्यूचर में आफ्टर 5 to 6 years 10 years जब हम लोग एक्सपेंशन के लिए जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाएंगे या मॉडर्नाइजेशन के लिए जाएंगे, न्यू मशीनरीज परचेस करनी होगी, ठीक है ना, ऐसे टाइम पर हमें और पैसों की जब जरूरत होगी तब हम ये बाकी का अमाउंट इशू करेंगे। फिलहाल हमें 4 लाख रुपीस की जरूरत थी तो हमने मार्केट में जिसे इशू किया उसको हम क्या बोलेंगे इशूड कैपिटल। अब जो हम लोग बेचना चाहते हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि मार्केट में लोग उसे पूरा खरीद लें, ठीक है, तो यहां पर उसमें से जो लोगों ने परचेस किया है, अप्लाई किया है, उसको क्या बोला जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोला जाएगा सब्सक्राइब, मतलब पब्लिक रेडी है 3 लाख रुपीस के शेयर परचेस करने के लिए, तो उन्होंने हमारे 30,000 शेयर क्या किए सब्सक्राइब किए, रजिस्टर्ड किए, अप्लाई किए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो उन्होंने नहीं खरीदा या जो उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, जिसके लिए अप्लाई नहीं किया, उसको क्या बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल, मतलब ये बिका नहीं, बच गया है। बच गया तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम कभी इश्यू करेंगे, है ना, जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फिर से इसे इश्यू कर दिया जाएगा। फिलहाल ये बिका नहीं है, तो जो बिका है वो कितना है, वो 3 लाख रुपीस के शेयर बिके हैं। अब हर एक शेयर था कितने का, हर एक शेयर था 10 रुपीस का। तो हमने बताया कि यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट में होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरा का पूरा 10 रुपए हम लोग क्या करेंगे एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, उसमें से कुछ अमाउंट मतलब कितना अमाउंट 5 रुपीस अभी डिमांड किया है। कितना डिमांड किया है 5 रुपीस अभी डिमांड किया है, और जो पैसा डिमांड करती है कंपनी उसे बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो 30,000 शेयर पे 5 रुपीस जब डिमांड किया गया है तो हमारे पास कितना कलेक्ट होना चाहिए, हमारे पास कलेक्ट होना चाहिए 1,50,000 रुपीस, बराबर है, ऐसा हमने डिमांड किया, तो उसको क्या बोला जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। जो हमने डिमांड नहीं किया उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ये है अनकॉल्ड अप और रिजर्व कैपिटल, ठीक है ना। तो आप टोटल ये तीनों का जब टोटल करेंगे ना, ये जो तीनों है कितना 1,50,000, 1,20,000 और 30, तो आपको कितना मिलेगा, आपको 3 लाख रुपीस मिलेगा। तो यहाँ पे 1,50,000 तो हमने डिमांड किया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कॉल्ड अप कैपिटल बोल रहे हैं। जो हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, अभी डिमांड नहीं कर रहे हैं, बाद में करने वाले हैं, वो क्या है अनकॉल्ड अप। मतलब 1,20,000 हम चाहते हैं कि बाद में कभी समझो 5-6 मंथ के बाद, 8 मंथ के बाद या 1 या 2 ईयर्स के बाद जैसे जैसे हमें पैसे की नीड पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग डिमांड करेंगे। आप जानते हैं ना एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके हम पूरे पैसे मंगाएंगे, ठीक है। और एक होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कंपनी अपने लाइफ टाइम में ये पैसा मंगाने वाली नहीं है। कब मंगाती है, जब कंपनी वाइंड अप होने जाती है, जब उसके ऊपर रिस्क होता है रीपेमेंट का, है ना, कंपनी बंद होने जा रही है, उस समय के लिए ये पैसा रिजर्व रखा जाता है, विच इज नोन एज रिजर्व कैपिटल, जो हमने 30,000 का एग्जांपल यहां पर लिया हुआ है। दैट मीन्स 1 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो यहां पर था 5 रुपीज, 4 रुपीज हम डिमांड करेंगे नियर फ्यूचर में, और ये 1 रुपीज जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी तब हम डिमांड करेंगे, विच इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। अब जो कॉल्ड अप हमने किया था, इट इज नॉट नेसेसरी कि पब्लिक सबके सब हमको पैसा दे देगी। तो हमारी इच्छा थी हमारे पास 1,50,000 रुपीज आना चाहिए था, बट यहां पर पब्लिक ने सिर्फ कितना दिया 1 लाख रुपीज ही दिया। क्यों दिया, कुछ लोग नहीं दे पाए। शेयर के इशू के टाइम पे अप्लाई तो कर दिया, लेकिन जब पैसा भरने की बारी आई तो वो लोग नहीं भर पाए, है ना। तो 1 लाख रुपीज जो हमारे पास आया है इसे हम क्या बोलेंगे पेड अप कैपिटल। व्हाट वी विल टेल इट पेड अप कैपिटल, ठीक है। और जो पैसा बाकी है, बकाया है, अभी हमें उनसे लेना बाकी है, दैट विल बी नोन एज कॉल्स इन आरियर्स। मतलब पैसा हमने मांगा था बट हमें मिला नहीं, बकाया है ना। तो ऐसा अमाउंट कितना है 50,000 का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ। तो बात समझ में आ गई आपको क्लियरली, ये चार्ट हमको कैसे समझना है, ठीक है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है अच्छे से। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दिस थिंग्स, ये आप अच्छे से रीड करो। इसको 2-3 बार मैं समझा चुका हूं, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन यू हाउ यू रीड इट। और जहां कर भी कहीं पे भी डाउट होता है, अप्रोच मी, आई विल सॉल्व दैट डाउट, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, इश्यू ऑफ शेयर। A company may need capital to start a new project or to expand or diversify its existing business or to repay its old debt। क्या बता दिया? कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ सकती है। कब पड़ सकती है? स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, उसका कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है। या उसको क्या करना है? एक्सपांड करना है। एक्सपांड करना इन द सेंस अपने बिजनेस का जो स्कोप है उसको बड़ा करना है, न्यू मार्केट में जाना है, ठीक है। और क्या बोला? डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई करने का मतलब उसका जो करंट प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से अलग उसको और बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाई। जैसे देखो आईटीसी कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, पहले वो टोबैको या सिगरेट मेकिंग इसके अंदर ही था और बाद में उसने क्या किया? अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। अभी वो नोटबुक भी बनाता है, आईटीसी की नोटबुक आती है कि नहीं। फिर आशीर्वाद आटा भी किसका है? आईटीसी का। फूड प्रोडक्ट भी बहुत सारे आईटीसी के हैं। तो उसने क्या किया? डाइवर्सिफाई किया, मतलब सिंगल प्रोडक्ट से अभी लार्ज प्रोडक्ट में वो डील करता है। इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस टू रिपे इट्स और टू रिपे इट्स ओल्ड डेट, या पुराना कोई उसका लोन है या डेट है उसको रीपे करने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहां पर रिक्वायरमेंट है जिसके लिए कंपनी को कैपिटल का जरूरत होता है। इट कैन रेज फंड्स बाय मेकिंग लोन और बाय इशूइंग शेयर। अच्छा, पैसा चाहिए तो क्या कर सकते हैं? ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो वो लोन ले ले, या तो शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, बॉन्ड इशू करे, इसके थ्रू वो पैसे को कलेक्ट कर सकती है। इन द केस कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर, अगर शेयर बेच करके उसको पैसा लेना है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रेफरेंस शेयर इशू करे या तो वो इक्विटी शेयर इशू करे, जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं, है ना। तो डिवेंचर इशू करना है, बॉन्ड इशू करना है, वो तो लोन हो गया, वो बोरोड फंड हो गया, उसकी बात अलग है। लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? अगर वो शेयर बेच के पैसा लेना चाहती है ना, शेयर इशू करके पैसा लेना चाहती है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, दो टाइप के शेयर है, पहला प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। तो यहां पर क्या मेथड है इश्यू करने का? तो मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर देखो यहां पर चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? पब्लिक ऑफर। पब्लिक मतलब क्या हो गया? यहां पर जनरल ऑफर हो गया, जनरल पब्लिक, सबके लिए ऑफर है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आईपीओ और सेकेंड है एफपीओ। तो ये आईपीओ क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या फुल फॉर्म है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है? फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे रीड करेंगे। बी पे चलते हैं। बी क्या है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये कैसा था? ये पब्लिक ऑफर था, ओपन था, सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट ये जो पार्ट बी है ना, इसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो पुराने शेयर होल्डर है, उनको ही हम लोग पार्टिसिपेट करने देंगे, बाकी ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। बात समझ में? इसका डिफरेंस ए और बी में डिफरेंस समझ में आया? पहला जो था पब्लिक ऑफर, ये सबके लिए था, बट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए हम रख रहे हैं पार्ट बी में है, जिसमें हम सिर्फ क्या देते हैं? राइट इश्यू और बोनस इश्यू, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमने कवर किया, राइट इश्यू क्या होता है, बोनस इश्यू क्या होता है। तो ये सिर्फ किसको मिलता है? ओनली टू दी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पर इक्विटी शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये पार्ट बी वाला मिलेगा नहीं। पॉइंट नंबर सी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई। देखो ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। हम चाहे एज ए कंपनी तो अपने एम्प्लॉय को भी क्या दे सकते हैं? शेयर्स दे सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है? तो इसके अलग अलग स्कीम होते हैं, जैसे ईसॉस, फिर ईएसपीएस, इसके बाद सार्स और स्वेट इक्विटी। इसके बारे में डिटेल में बाद में जानेंगे, ठीक है। और पार्ट डी प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट ये ठीक ए का अपोजिट है। ए में क्या था? पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर मतलब जनरल पब्लिक, कोई भी, सबके लिए ओपन है, कोई भी आकर के क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? हमने जिसे बोला है ना, कंपनी के जो क्या है नजदीकी लोग हैं, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉय, देन कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जो डायरेक्टर के रिलेटिव हो, है ना, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो डायरेक्टर के फ्रेंड्स हो। तो प्राइवेट कंपनी ज्यादातर ये करती है। कौन करती है? प्राइवेट कंपनी।
पब्लिक कंपनी को भी करना है तो वो जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उसके साथ में प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब समझ गया आपको, जो पब्लिक ऑफर नहीं है, जिनको बोला गया ऑफर के लिए, जिनको ऑफर दिया गया है वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें एक राइट इश्यू आ गया, क्योंकि राइट इश्यू हम किसको देते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। और दूसरा हो गया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब जिसको हम चाहते हैं उसको हम अलॉट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग रीड करते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या आ जाता है, पब्लिक इश्यू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर। पार्ट ए, पब्लिक ऑफर या पब्लिक इश्यू जिसको बोलते हैं, मतलब क्या है, दिस इज ओपन फॉर ऑल। कोई भी पर्सन वॉलेंटरीली क्या कर सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पब्लिक इश्यू और ऑफर मींस ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। किसको ऑफर कर रहे हैं हम लोग, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय कंपनी। तो कंपनी के द्वारा यूज किया गया है, बहुत ही कॉमन मेथड है। द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं, ये जो वर्ड आ गया इसके अंदर, कौन सा वर्ड आ गया, प्रोस्पेक्टस। prospectus prospectus means it's a kind of invitation by the company to the general public। अभी हम मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो पर्सन को, पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि उनको कौन से कंपनी का शेयर मिलने वाला है, वो कंपनी क्या करती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन व्यक्ति है वहां पर, है ना, कितना स्ट्रांग मैनेजमेंट है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग कैसा है, कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कंपनी को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, है कि नहीं। तो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करने के पहले उसको ये सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी कहां से मिलेगी, तो इसके लिए जो कंपनी है वो क्या इश्यू करती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया था कॉलेज के प्रोस्पेक्टस का, है ना, वो इससे मैच करता है। जैसे एडमिशन लेने के लिए जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हैं कॉलेज में, है ना, आपका 10th का एग्जाम फिनिश हुआ था और जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाने के लिए कॉलेज में अप्लाई करने गए थे, तो जब आप वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या दिया जाता है, प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। उस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कॉलेज के बारे में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, कॉलेज का ट्रस्टी कौन है ना, डीन कौन है, अगेन क्या क्या कोर्सेस वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं, डिग्री कॉलेजेस में क्या क्या कोर्सेस है वहां पर, है कि नहीं, फिर यहां तक कि रैंकर्स कौन कौन है। ठीक है, तो ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन, कौन से स्पोर्ट्स वहां पर होते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। और वो पढ़ने के बाद आप डिसाइड करते हो इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। सिमिलरली कंपनीज के साथ में होता है, कंपनी अपना पूरा इंफॉर्मेशन एक प्रोस्पेक्टस में लिख करके जनरल पब्लिक को देती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। तो इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो प्रोस्पेक्टस को रीड करेगा और पता करेगा कि क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी ही कैन गेट इट फ्रॉम प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया कि जब भी आपको पब्लिक को शेयर इशू करना है तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा, पहले इशू करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। अ कंपनी कैन यूज टू प्राइसिंग मेथड टू ऑफर शेयर टू द पब्लिक। तो दो टाइप के ना प्राइसिंग मेथड है, दो टाइप के प्राइसिंग मेथड है। अभी ध्यान से सुनो। हाँ, पहला क्या है, पहला है फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड मतलब पहले से हमने बता दिया कि भाई ये जो शेयर है उसका इशू प्राइस क्या होगा, है ना। अभी इसके पहले वाले सेकंड चैप्टर में हमने रीड किया 3 टाइप्स के प्राइस होते हैं। पहला फेस वैल्यू, फर्स्ट प्राइस इज फेस वैल्यू, सेकंड प्राइस इशू प्राइस, थर्ड प्राइस मार्केट वैल्यू। तो सपोज कि फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन जब आप ये शेयर इशू करोगे तो पब्लिक को आपको बताना पड़ेगा ना कि कितने में इशू कर रहे हो। 10 वाला शेयर आप 20 में इशू कर रहे हो, 50 में इशू कर रहे हो, 100 में इशू कर रहे हो, 1000 में इशू कर रहे हो, कितने में इशू कर रहे हो। तो जो प्राइस में आप इशू कर रहे हो उसको बोला जाता है इश्यू प्राइस। क्या बोला जाता है, इशू प्राइस। तो सपोज मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम मैं रखना चाहता हूं आबा बाबा लिमिटेड। क्या नाम है, आबा बाबा लिमिटेड।
अब ये जो आवा बाबा लिमिटेड है वो सोच रही है कि इसका जो फेस वैल्यू वो तो 10 रुपए है, लेकिन मार्केट में हम लोग 40 रुपीज का इसको इश्यू करने वाले हैं। कितने रुपीज का? 40 रुपीज का। तो 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, बाकी का जो 30 रुपीज है वो 30 रुपीज क्या है? शेयर प्रीमियम। 30 रुपीज क्या है? शेयर प्रीमियम। ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैंने ये प्राइस फिक्स कर दिया 40 रुपीज, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा फिक्स्ड प्राइस इश्यू मेथड। मतलब मैंने अपने शेयर का प्राइस पहले से फिक्स रखा हुआ है, दैट इज 40 रुपीज। इट डिपेंड अपॉन द कंपनी मैनेजमेंट, क्या वो प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है। Under this method, the company states in its prospectus the quantity and the price at which the share are offered to the public। तो दो चीज यहां पर बताई जाती है। मतलब प्रोस्पेक्टस में हम क्या बताते हैं? हम बताते हैं एक तो क्वांटिटी, कंपनी कितने शेयर बेचना चाहती है, और कौन से प्राइस पे बेचना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ कंपनी मैं बोल रहा हूं आई वॉन्ट टू सेल 1 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, है ना। तो मैंने क्वांटिटी भी बताई, मैंने प्राइस भी बताया। किसमें बताया? प्रोस्पेक्टस में। तो जो प्रोस्पेक्टस में पब्लिक को दे रहा हूं उसमें दोनों इंफॉर्मेशन है, क्वांटिटी की भी इंफॉर्मेशन है और प्राइस की भी इंफॉर्मेशन है। द सब्सक्राइबर्स और इन्वेस्टर्स आर आस्क्ड टू पे अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर और एंटायर इश्यू प्राइस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो ये तो पहली बात हो चुकी है हमारी। हमें पता है कि जो पूरा का पूरा फेस वैल्यू है या अमाउंट है, इश्यू प्राइस है, वो एक साथ लिया जाता नहीं है। तो कंपनी चाहे तो इसको डेफर्ड पेमेंट के रूप में इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे ले सकती है। तो स्टार्टिंग में कंपनी एप्लीकेशन मनी का नाम लेती है। किसका नाम लेती है? एप्लीकेशन मनी, है ना। कि ये जो फेस वैल्यू उसका एक छोटा सा अमाउंट 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो स्टार्टिंग में आप 2 रुपए दे दीजिए या 3 रुपए दे दीजिए। These 2 or 3 rupees at an initial stage will be known as application money। आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, कई बार ये एप्लीकेशन मनी रखना बहुत जरूरी है कि नहीं। सपोज ऐसा हो, कॉलेज अगर आपसे फॉर्म का पैसा ना ले, कॉलेज अगर आपसे फॉर्म का पैसा ना ले, बोले कि कोई भी आकर के अप्लाई कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जिसको नहीं भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना, वो भी ट्राई करने के लिए आएगा, प्रोस्पेक्टस लेकर के जाएगा, अप्लाई करेगा। बाद में कॉलेज उसको एडमिशन लेने के लिए बोलेगी तो बोलेगा नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, है कि नहीं, मुझे नहीं लेना था, मैं तो ट्राई कर रहा था, देख रहा था इस कॉलेज में मेरा एडमिशन होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर कैसा होता है, टाइम पास ना हो, कंपनी को प्रोस्पेक्टस जब वो प्रिंट करती है तो उसका कॉस्ट जाता है कि नहीं। तो जो इंटरेस्टेड पर्सन होंगे वही इसको परचेस करे, इसके लिए क्या रखा गया है? एप्लीकेशन मनी रखा गया है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पर जो भी कोई इन्वेस्टर, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको स्टार्टिंग में अप्लाई करने के टाइम पे क्या पे करना पड़ेगा? एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ेगा, जो कि फेस वैल्यू का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। अच्छा, कंपनी चाहे तो क्या पूरे पैसे डिमांड कर सकती है? हाँ, उसकी मर्जी, है ना। ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। कंपनी बोलेगी नहीं पूरा 10 रुपया भरो, तो भरना पड़ेगा। उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं आप पहले एप्लीकेशन मनी कम लीजिए। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी कितना प्राइस रखती है एज एप्लीकेशन मनी। ठीक है। द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट शेयर ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड। जब सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड हो जाएगा, एक पीरियड रहता है 5 डेज का, 10 डेज का, है ना, जिसको हम लोग ओपन विंडो बोलते हैं। जैसे देखो कॉलेज में एडमिशन का पीरियड रहता है, तो वो लोग बोलते हैं कि 10 दिन के अंदर ही एडमिशन होंगे, बराबर है, और फिर लिस्ट लगाई जाती है, मेरिट लिस्ट। वैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 5 डेज का या 10 डेज का एक विंडो पीरियड रखा जाता है, और फिर पता चलता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितने शेयर बिके, तो यहाँ पर टोटल डिमांड कितना है वो कंपनी को पता चलेगा। अ कंपनी कैन इश्यू शेयर एट अ पार और प्रीमियम। कंपनी अपना शेयर पार पे भी बेच सकती है, मतलब 10 वाला शेयर 10 में भी बेच सकती है, या प्रीमियम पे भी बेच सकती है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, वो 10 रुपीज से ज्यादा में भी सेल कर सकती है। फिक्स्ड प्राइस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इश्यू, दैट इज पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, ईसोस। तो ये जो भी इश्यू का टाइप है उसमें फिक्स्ड प्राइस मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप इसको फिर रीड कर लेना बाद में। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग मेथड। अभी देखो नाम ही कैसा रखा हुआ है, बुक बिल्डिंग। तो ऐसा क्या है इसके अंदर? तो जैसा हम लोग ने पार्ट ए में पढ़ा फिक्स्ड प्राइस, है ना, ये उसका अपोजिट है। क्या है इसके अंदर?
Under this method, the issuer company determines the number of share and the issue price at which its shares will be sold by bidding process. अभी मुझको ये वर्ड बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय बिडिंग? बिडिंग का मतलब क्या होता है? तो बिडिंग का मतलब क्या होता है? कई बार जहां पर नीलामी होती है, ऑक्शन होते हैं, आपने देखा होगा वहां पर बिडर्स होते हैं। बिडर्स क्या करते हैं? अपनी अपनी बोली लगाते हैं, है ना? और वहां पर जो ऑक्शनियर होता है, आपने देखा होगा वो एक वुडन हैमर लेकर के खड़ा होता है ना? और वो उसकी वॉइस काफी ज्यादा होती है, सबको बोलता रहता है बोली लगाइए बोली लगाइए। किसी ने बोला 2000 तो 2001 2002 और 2003, है ना, बिड करता है और ये प्रोडक्ट आपका हुआ। तो यहां पर क्या होता है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? किसी चीज का ऑक्शन क्यों रखते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले। अब यहां पर बुक बिल्डिंग प्रोसेस करने की जरूरत क्या थी? जरूरत यह है कि कई बार ऐसा होता है ना, कंपनी को खुद पता नहीं होता कि उसके प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, तो वो प्राइस कितना रखे, है ना? ये बहुत डायलेमा वाला सिचुएशन है। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, अगर आपने उसको कम प्राइस पे बेच दिया तो आपका लॉस है, क्योंकि आप ज्यादा ले सकते थे। और अगर आपने उसके यूटिलिटी से ज्यादा प्राइस रख दिया तो पब्लिक खरीदेगी नहीं। तो आपको एक करेक्ट प्राइस पे आना पड़ेगा, बट यू डोंट नो योर प्राइस। कौन बताएगा आपको आपका प्राइस क्या है कि नहीं? देखो, प्राइस डिटरमाइन करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप उसका प्राइस कैसे डिसाइड करते हो? तो प्राइस डिपेंड करता है ना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। और यहां पर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हम लोग क्या इशू कर रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं। अब शेयर इशू करने के बाद में रिस्क होता है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अगर हम लोग ने कम प्राइस रख दिया तो क्या होगा? हमें कम पैसे मिलेंगे। और अगर हमने ज्यादा प्राइस रख दिया तो उतना सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। ये एक रिस्क है और कंपनी को पता नहीं है। ऐसे टाइम पे हम लोग यूज करते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कैसे काम आता है? देखो ये काम कैसे करता है। द कंपनी इशू अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करती है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब जो मेन ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू किया जाता है, विच कंटेन प्राइस रेंज और प्राइस बैंड। जिसके अंदर क्या होता है? प्राइस रेंज होता है। रेंज मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मेरा जो शेयर है उसका प्राइस 50 रुपीज से 90 रुपीज के बीच कहीं पे होना चाहिए। तो मैंने फिक्स नहीं किया, मैं ये रेंज ही डाल देता हूं कि आप डिसाइड करो आपको क्या लगता है ना? मैंने पब्लिक को बोल दिया कि मेरा जो प्राइस है वो 50 से 90 के बीच में, मैंने रेंज दिया उसको, ना कि कोई एक्यूरेट प्राइस। हाँ, मैं अगर 80 बोल देता तो 80 क्या होता था? फिक्स प्राइस होता था। लेकिन मैंने ऐसा कोई उनको फिक्स प्राइस दिया नहीं है। मैंने उनको क्या दिया? मैंने उनको दिया एक प्राइस बैंड, मतलब एक मिनिमम प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस। तो जो मिनिमम प्राइस है ना, उसको क्या बोला जाएगा? उसको फ्लोर प्राइस बोला जाएगा। और जो मैक्सिमम प्राइस है उसको क्या बोला जाएगा? उसको सीलिंग प्राइस बोला जाएगा। तो जो ऊपर का प्राइस है कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस बोलते हैं, और जो नीचे का लोवेस्ट प्राइस है उसको क्या बोला जाता है? फ्लोर प्राइस बोला जाता है। ठीक है। एंड आस्क द इन्वेस्टर टू बिड ऑन इट, और हम बोली लगाने बोलते हैं। तो सपोज मैंने 50 टू 90 के बीच में बोला है। अब पब्लिक को किसी को लगता है कि नहीं 55 होना चाहिए, कोई बोलेगा 50 होना चाहिए, कोई बोलेगा 60 होना चाहिए, 65 होना चाहिए, 62 होना चाहिए, 69 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, कोई बोलेगा 90 होना चाहिए, 85 होना चाहिए। किसी का भी बिडिंग 50 से नीचे नहीं जाएगा और 90 से ऊपर नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? तो ये प्राइस रेंज हम लोग ने रखा हुआ है ऐसे। द लोअर एंड ऑफ द प्राइस, जो लोवेस्ट प्राइस रहेगा प्राइस बैंड में, उसको क्या बोला जाएगा? फ्लोर प्राइस बोला जाएगा। वाइल द हाईएस्ट एंड, जो हाईएस्ट एंड है उसको क्या बोलेंगे? कैप प्राइस बोलेंगे या सीलिंग प्राइस बोलेंगे। समझ में आ गया? बहुत ही इजी था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द फाइनल प्राइस। अच्छा, ऐसा करते करते क्या होगा? हम इसके लिए कुछ डेज सेलेक्ट कर लेंगे कि ये जो बिडिंग है वो 2 दिन तक 3 दिन तक चलेगी, है ना? और हमको मालूम पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, कौन सा प्राइस चाहते हैं। सपोज जो मैक्सिमम 60 to 70% जो क्राउड है ना, वो लोग चाहते हैं कि शेयर का प्राइस कितना हो? 80 रुपीज हो। कितना हो? 80 रुपीज। तो हम लोग उसको क्या रखेंगे? फाइनल प्राइस। ठीक है, उसको फाइनल प्राइस रखेंगे। तो फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। तो उसका नाम रह जाएगा कट ऑफ प्राइस। वापस से एक बार सुनो। पहले हम लोग क्या रखेंगे? हम लोग रखेंगे एक प्राइस बैंड।
उस प्राइस बैंड पे लोग क्या करेंगे, बिड करेंगे। बिड करेंगे मतलब नीलामी के टाइम पे बोली होती है ना, तो बोली लगाएंगे। और उसमें हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा लोगों ने डिमांड किया है प्राइस, उस प्राइस को फाइनल प्राइस के नाम पर बोला जाएगा कट ऑफ प्राइस। क्या बोला जाएगा, कट ऑफ प्राइस। तो अभी तक जो हम लोग ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था वो कौन सा प्रोस्पेक्टस था, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर प्राइस फिक्स होता नहीं है। दोनों में से एक चीज फिक्स नहीं होती, या तो क्वांटिटी फिक्स नहीं होता या तो प्राइस फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। और प्राइस फिक्स नहीं होता तो हम लोग क्या देते हैं, प्राइस बैंड देते हैं, जिसमें से एक फ्लोर प्राइस होता है और दूसरा कैप प्राइस होता है, सीलिंग प्राइस होता है। अच्छा, अब ऐसा करते करते लोगों का बिडिंग हमारे पास आ गया और हमने डिसाइड कर लिया कि फाइनल प्राइस क्या होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कट ऑफ प्राइस बोलेंगे। अब क्या है, इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे आर विलिंग टू बाय। जितना शेयर वो खरीदना चाहते हैं वो उसके ऊपर बोली लगा सकते हैं, एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड, जो प्राइस बैंड के अंदर है, ठीक है। बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days। ये जो बिडिंग है वो 5 दिन के लिए ओपन रहेगी, 5 days के लिए। The bids along with the application money is to be submitted to the lead merchant banker called book runners। इसके अंदर लीड मर्चेंट बैंकर आ जाएंगे जो हेल्प करते हैं हमारे इशू में, ठीक है ना। तो हम कुछ बैंकर को अपॉइंट कर लेते हैं जो ये शेयर इशू करने में हमारी मदद करते हैं, तो उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म और पैसा पहुंच जाएगा। वो एंटर द बिड्स इन अ बुक। तो बुक के अंदर वो क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, लिख करके ले लेते हैं कि कितने हमारे पास यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है। आफ्टर बिडिंग इज ओवर, जब बिडिंग खत्म हो जाएगी, कंपनी फिक्सेस द कट ऑफ प्राइस। कंपनी क्या करती है, हमने देखा ना यहाँ पर फाइनल प्राइस वो डिसाइड करती है, जिसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है कट ऑफ प्राइस, बेस्ड ऑन द हाईएस्ट और बेस्ट प्राइस एट विच ऑल शेयर्स एंड ऑफर्स कैन बी सोल्ड। तो ये हाईएस्ट प्राइस होता है या बेस्ट प्राइस होता है। बेस्ट प्राइस किसको बोलेंगे, ऐसा प्राइस जहां पर मैक्सिमम लोग डिमांड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट प्राइस, ठीक है। कंपनी इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का काम खत्म हो गया, हमको पता चल गया हमारा प्राइस क्या है। अब कंपनी क्या कर सकती है, मेन प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है विच कंटेन्स द फाइनल प्राइस, बराबर है। बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज्ड फॉर पब्लिक इशू, दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ। तो जो पब्लिक इशू होता है उसी के लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। इसमें देखो एक्सप्लेन भी किया, लीड मर्चेंट बैंकर। लीड मर्चेंट बैंकर कौन सा होते हैं, ऐसे बैंकर जो इश्यू करने में मदद करते हैं। तो देखो लिखा है, इंस्टीट्यूशंस एंगेज इन इश्यू मैनेजमेंट ईदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट टू बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑफ एन इशूइंग कंपनी और एक्ट एज अ मैनेजर और प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज। या जो कंपनीज को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि ये पूरा इशू कैसा होने वाला है, कब स्टार्ट होगा, है ना, उसमें हमारी मदद करेंगे। तो ऐसे बैंकर्स को हम क्या बोलते हैं, लीड मर्चेंट बैंकर्स। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना करके आपको इंफॉर्मेशन दिया। ऊपर हमने पढ़ा कि जब शेयर इश्यू होता है तो वो पार और प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है, तो डिस्काउंट का वहां पर नाम लिया नहीं गया था। क्यों नहीं नाम लिया गया था, तो यहाँ पर क्या दिया है, कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट अ कंपनी टू इश्यू इट्स शेयर एट डिस्काउंट। तो स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी है ना, नया नया कोई भी कंपनी डिस्काउंट में शेयर दे सकती नहीं है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर आपको डिस्काउंट में शेयर देना है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वही लिखा है। हाउएवर इट मे बी अलाउड इन अ सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस लाइक व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू इट्स क्रेडिटर, व्हेन द डेट्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स अंडर अ रिस्टोरेशन और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम एज पर द आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये कुछ स्कीम होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली नई नई कंपनी डिस्काउंट में शेयर दे सकती नहीं है। अब हम लोग आते हैं आईपीओ पे और एफपीओ पे। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एज द नेम सजेस्ट, पहला वर्ड क्या आ गया, इनिशियल, है ना। फर्स्ट वर्ड इज इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग में। तो कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करती है, इशू करती है फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब इसके पहले कंपनी ने कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं किया था, इसके पहले कंपनी ने कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसके लिए इसको बोला गया इनिशियल पब्लिक ऑफर।
नेक्स्ट टाइम करेगी तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। समझा क्या? पहली बार कर रही है इसके लिए नाम क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट टाइम फिर से इश्यू करेगी तो क्या बोलेंगे? फर्दर पब्लिक ऑफर। Initial public offer refers to the process of offering shares of the company to the public for the first time. For the first time. A new company or an existing company which had raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its shares to the public when it is in need of fresh funds. जब भी कंपनी को एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत होती है और वो ओपन मार्केट में जनरल पब्लिक के सामने शेयर पहली बार लेकर के आती है, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर. The first time the company offers its shares to the public is called initial public offer. तो बार बार वही वो चीज बता रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर. बिफोर आईपीओ अ कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी. जब तक आप आईपीओ नहीं करते, क्या नहीं करते? इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं करते, तब तक आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हो. कहां नहीं रजिस्टर करते हो? स्टॉक एक्सचेंज में, है ना. आपका लिस्टिंग कब होगा? जब आपने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को क्या किया है? रजिस्टर किया है. इसको बोलते हैं लिस्टिंग, है ना. और ये लिस्टिंग कब कराते हैं? जब आप आईपीओ करते हो. अच्छा, लिस्टिंग करके फायदा क्या होता है? लिस्टिंग करके फायदा ये होता है कि आपके कंपनी का जो शेयर है ना, वो शेयर मार्केट में दिखेगा, तो लोग उसको क्या कर सकते हैं? परचेज सेल कर सकते हैं. आपने रजिस्टर करा लिया ना, लेकिन आपने रजिस्टर कराया नहीं, तो लोगों को शेयर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. तो क्या वो परचेज सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. बात समझ में आई क्या? तो यहां पर जब तक आपने आईपीओ नहीं कराया है, तब तक आपके कंपनी का लिस्टिंग भी नहीं होता है, ठीक है. एंड इट शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड. तब तक ये शेयर प्राइवेट पार्टीज के हाथ में रहते हैं. किसके हाथ में रहते हैं? प्राइवेट पार्टी, जनरल पब्लिक के हाथ में नहीं. बट आफ्टर आईपीओ, आईपीओ के बाद क्या होता है? अ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी. कंपनी क्या हो जाती है? लिस्टेड कंपनी हो जाती है. एंड इट्स शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन एन ओपन मार्केट. तो ओपन मार्केट में आप अपनी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हो. तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है. आपके कंपनी का नाम कहां पे आ जाता है? स्टॉक एक्सचेंज में आ जाता है. जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना. आप देखो बहुत बार सीएनबीसी या ऐसे न्यूज चैनल्स देखते होंगे, उसमें मार्केट के इंफॉर्मेशन आते रहते हैं. एक पट्टी ऐसे नीचे चलती रहेगी, है ना, और जिसके अंदर ब्लू में या रेड में उसके प्राइस में चेंजेस दिखाते रहता है. तो आपको समझ में आता है कौन सी कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है. तो वो जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उस कंपनी ने रजिस्टर किया हुआ है, मतलब लिस्टिंग करवाया है, ठीक है. अ कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड. तो ये दोनों मेथड के थ्रू कंपनी आईपीओ करा सकती है. तो बहुत ही क्लियर है. कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब शेयर मार्केट में पब्लिक के सामने अपना शेयर लॉन्च करती है, इसको बोला जाता है आईपीओ. और वही काम अगर वो नेक्स्ट टाइम करे तो उसको क्या बोला जाता है? एफपीओ. तो बहुत इजी है. व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, इट इज कॉल्ड एज फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. Thus, every issue of share by a listed company after its IPO is called FPO. तो जब भी IPO के बाद नेक्स्ट इश्यू होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? FPO बोला जाता है. FPO leads to an increase in the subscribed capital of the company. मतलब इसकी वजह से कंपनी को एक्स्ट्रा फंड मिलता है. ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मतलब परचेस करते हैं, ठीक है. पार्ट बी क्या है? ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. ये चैप्टर नंबर 2 में भी हम लोग ने इसके बारे में डिटेल में बात की थी, जिसके अंदर क्या आ जाता है? एक आ जाता है राइट इश्यू, दूसरा क्या आता है? बोनस इश्यू, है ना. और बोनस से ही क्या समझ में आ जाता है? बोनस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे शेयर जो हम लोग फ्री में दे रहे हैं. तो राइट इश्यू को पहले डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज राइट इश्यू? राइट इश्यू मतलब जिसको हम लोग अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं. और ये एक टाइप का क्या है? एक टाइप का प्रेफरेंस है. प्रेफरेंस का मतलब क्या होगा? पहला अधिकार, पहले खरीदने का अधिकार. हम लोग ये फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं. ओपन मार्केट में शेयर बेचने से पहले हम लोग अपने शेयर होल्डर को पूछते हैं कि भाई हमें एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है, तो हम मार्केट में शेयर इशू करना चाहते हैं, तो क्या मार्केट में इशू करने के पहले आप इसे खरीदोगे? तो हम उनको ये एक अधिकार देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? राइट इशू. मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया था कॉलेज एडमिशन में, इन हाउस एडमिशन का, है ना. तो जो कॉलेजेस
इन हाउस एडमिशन देते हैं। इन हाउस एडमिशन का मतलब वो अपने ही कॉलेज के बच्चों को पहला प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके खुद के स्टूडेंट हैं, उनके साथ तो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए ना। जो भाई हमारे यहाँ से पढ़े हैं, जो भी परसेंटेज उनको आए हैं, उनको एडमिशन मिलना ही चाहिए। तो वो क्यों दर दर भटके, बाद में ऐसा ना हो कि हमारे कॉलेज में उनको एडमिशन ना मिले। तो उनको क्या बोला जाता है, आप लोग इन हाउस की लाइन लगा लो, इन हाउस में एडमिशन ले लो, मतलब आपका एडमिशन हमारे यहाँ पर क्या है, फिक्स है, बराबर ना। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, हम उनको ही बोलते हैं कि मार्केट में शेयर इशू करने से पहले आपको अगर शेयर चाहिए तो हम आपको दे देंगे। अच्छा, क्या ये शेयर अनलिमिटेड मिलेगा? नहीं, इसका एक प्रपोर्शन होता है कि आपने पहले कितना होल्ड करके रखा हुआ है, उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा शेयर्स आपको दिए जाएंगे। एग्जांपल, जैसे मैंने बोला 2:1 का रेशियो है। 2:1 मतलब अगर आपके पास 2 शेयर है ना, तो हम आपको 1 शेयर देंगे। 2:1 फ्री में देंगे क्या? नहीं, फ्री में नहीं देंगे, ये राइट इश्यू है, कम प्राइस में मिलेगा। कैसा मिलेगा? मार्केट प्राइस से कम प्राइस में मिलेगा, लेकिन आपको पे तो करना पड़ेगा ही। ठीक है। When a company wants to raise further capital, it can issue shares to existing equity shareholder in proportion to their existing shareholding. तो जितना उनके पास शेयर होल्डिंग है, उसके प्रपोर्शन में हम उनको शेयर इश्यू कर सकते हैं। ठीक है। Such an issue of share is called as right issue of share. ऐसे इश्यू को बोला जाता है right issue. Whenever a company makes further issue of share, the existing equity shareholder have preemptive rights. कौन सा rights? Preemptive rights. देखो नीचे उसका मीनिंग दिया है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। उनको पहला अधिकार दिया जाता है, पहला ऑप्शन दिया जाता है कि आप पहले खरीदिए, मार्केट में बाद में देंगे, ओपन मार्केट में जनरल पब्लिक के पास बाद में जाएगा। आप जब मना कर दोगे, नहीं खरीदोगे, तो हम लोग फिर ओपन मार्केट में देंगे। ठीक है। तो प्री एम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। अ कंपनी कैन मेक राइट इशू व्हेन इट इज मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये एक टाइप का प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्यों प्राइवेट प्लेसमेंट है? क्योंकि हम लोग ने जनरल पब्लिक को नहीं बुलाया खरीदने के लिए। जनरल पब्लिक अप्लाई नहीं कर सकती। कौन अप्लाई कर सकते हैं? ओनली एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। कर्ल का समझ में आया? गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर राइट इश्यू की जब बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक टाइप का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं। मतलब हम लोग जनरल पब्लिक को नहीं बुला रहे हैं। जो हमारे ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उनको ही हम लोग ये अधिकार देते हैं कि वो ये शेयर परचेस कर सके। प्रोविजंस। अच्छा, क्या प्रोविजन है अगर आपको राइट इश्यू करना है? तो कंपनी मेकिंग राइट इशू हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। तो कंपनी को ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से, प्रोविजन से उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर ए, राइट शेयर आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट द प्राइस विच इज लेसर देन द मार्केट प्राइस। तो पहली चीज, किसको बेचा जाना चाहिए? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बेचा जाना चाहिए। दूसरा, इसका जो प्राइस होगा वो कैसा होगा? लेसर होगा, कम प्राइस होगा मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस 500 चल रहा है, तो आप उसको 300 में, 350 में, 450 में दे दो, लेकिन मार्केट प्राइस से कम में देना है। ठीक है। तो पहला ये रूल हो गया। दूसरा, अ कंपनी हैज टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर। पहले आपको क्या देना पड़ेगा? लेटर ऑफ ऑफर। इसका क्या मतलब होता है? अरे पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा ना कि हमारा कुछ ऐसा स्कीम चल रहा है। तो आप सामने वाले को क्या लिखोगे? लेटर लिखोगे कि आपके पास 5 शेयर है तो आप 2 खरीद सकते हो, 5:2 का रेशियो, या 3:2 का रेशियो। आपके पास 3 है तो आप 2 खरीद सकते हो। तो ऐसा उनको लेटर ऑफ ऑफर देना है। जब तक आप ऑफर नहीं दोगे, तब तक वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो कंपनी को क्या भेजना पड़ेगा? लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ेगा टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट इशू। तो राइट इशू करने के पहले आपको उनको लेटर ऑफ ऑफर देना है। ठीक है। द लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? कंटेंट, नंबर ऑफ शेयर ऑफर, कितना शेयर आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है। मतलब ऑफर का जो रेशियो है वो तो बताना पड़ेगा। जैसे 1:1, आपके पास एक है तो एक फ्री नहीं मिलेगा, सॉरी, आपके पास एक है तो एक राइट इश्यू मिलेगा कम प्राइस में। ठीक है। पीरियड ऑफ ऑफर, कितने दिन का ये ऑफर पीरियड है? क्योंकि उसका एक डेट भी होगा ना, मैच्योरिटी डेट, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। हम आपको सपोज 30 डेज देते हैं या 21 डेज देते हैं, तो 21 डेज में अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो हम लोग ये क्या करेंगे? जनरल पब्लिक को दे देंगे। तो ऐसा एक स्टिपुलेटेड टाइम रखा गया है, 20 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो भी कुछ है, कंपनी जैसा डिसाइड करे वैसा रखेगी। ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 डेज। देखो 15 दिन का पीरियड कम से कम देना चाहिए, एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ
का ऑफर। तो मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज, तो 15 से 30 दिन तक का ऑफर ऐसा दिया जा सकता है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि वो शेयर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम समझ जाएंगे आपको शेयर नहीं चाहिए, बराबर है। द राइट टू रिनाउंस, राइट टू रिनाउंस सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? तो ये एक अधिकार आपको मिल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट इश्यू। आप एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज मिस्टर राजू, ठीक है, मिस्टर राजू के पास 5000 शेयर्स हैं। कितने शेयर हैं? 5000 शेयर। अब कंपनी ने 5:1 का रेशियो दिया राइट इश्यू के लिए। कितना? 5:1। मतलब आपके पास अगर 5 शेयर है तो आपको एक शेयर फ्री मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा, सॉरी सॉरी, आपको एक शेयर खरीदने का अधिकार मिलेगा। अच्छा, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? तो मार्केट में प्राइस चल रहा है 80 रुपीज, 80 और हम आपको 50 रुपीज में शेयर दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं? 50 रुपीज। फायदा है आपको। अच्छा, आपके पास है कितने शेयर? राजू के पास है 5000 शेयर। तो उसको 5:1 के रेशियो के हिसाब से कितना शेयर परचेस करने का अधिकार है? ही इज हैविंग राइट टू परचेस 1000 शेयर, है ना, क्योंकि 5:1 का रेशियो है। तो 1000 शेयर वो परचेस कर सकता है एट द रेट ₹50 ईच, 50 रुपए में वो एक शेयर परचेस कर सकता है। अब यहां पर एक्चुअली राजू को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये शेयर परचेस करने के लिए। या ऐसा हो सकता है कि 1000 इंटू 50 कितना हो गया बोलो? 1000 इंटू 50 करेंगे तो 50,000। तो राजू बोलता है मेरे पास 50,000 तो है नहीं कि मैं ये शेयर परचेस करूं। तो वो क्या काम कर सकता है? अपना जो शेयर है बिना परचेस किए किसी और को ये राइट दे सकता है, ठीक है ना। तो जैसे राजू ने क्या किया, श्याम को बोला कि मेरी जगह अगर आपको ये शेयर परचेस करने हैं तो आप परचेस कर सकते हो, मैं अपना ये राइट आपको सेल करने के लिए रेडी हूं। तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेल करूंगा? नहीं, वो चाहे तो पैसा मांग सकता है। सपोज राजू ने बोला कि पर शेयर मेरे को 10 रुपीज दे देना। आपको ऐसे भी फायदा है क्योंकि मार्केट में शेयर कितने का मिल रहा है? मार्केट में शेयर 80 रुपीज का मिल रहा है, और अगर आपने मेरे को 10 रुपीज देते हो तो मैं आपको ये राइट दे देता हूं। तो आपको एक शेयर कितने का पड़ेगा? 50 रुपए आपको कंपनी को देना है और 10 रुपए मुझे देना है, मतलब कितना पड़ रहा है? 60 रुपीज। तो अभी भी आपको 20 रुपीज का क्या है? फायदा है। श्याम बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूं। तो 1000 इंटू 10 वो किसको देगा? राजू को देगा। मतलब कितना दिया उसने? 10,000 दे दिए। और 1000 इंटू 50 मतलब 50,000 वो किसको देगा? कंपनी को देगा। समझा क्या? तो ऐसे उसको 60 रुपए में एक शेयर पड़ा फॉर 60 रुपीज, और चाहे तो वो शेयर वो 80 रुपीज में मार्केट में बेच सकता है। क्लियर है? तो ये राइट किसको मिला था? राइट मिला था राजू को। तो राजू ने इसको रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस कर दिया मतलब बिना परचेस किए ये राइट किसको दे दिया? शाम को दे दिया। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, उसके बदले में पैसे लेना है तो पैसे ले ले, उसकी मर्जी, ठीक है। तो ये राइट टू रिनाउंस समझ में आ गया। अपना शेयर का राइट, शेयर खरीदने का राइट किसी और को दे देना। पॉइंट नंबर डी, द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब आप मेल वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको रजिस्टर पोस्ट भेजना है, रजिस्टर पोस्ट से भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजना है, कुरियर से भेजना है, ईमेल भेजना है, तो कंपनी ऐसा सेंड कर सकती है लेटर ऑफ ऑफर। किसको सेंड कर सकती है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बताता है लेटर ऑफ ऑफर? कि आपको कितने शेयर परचेस करने का अधिकार है। If a shareholder does not respond to the right issue offered within the stipulated time, it is implied that he is not interested. अगर किसी शेयर होल्डर ने वो गिवन पीरियड में, गिवन पीरियड क्या था? 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 15 to 30 डेज का टाइम मिलना चाहिए। 30 डेज तक अगर हमारे पास, या जो भी स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया था, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई तो हम ऐसा समझेंगे कि शेयर होल्डर इंटरेस्टेड नहीं है इन द ऑफर, एंड द कंपनी कैन ऑफर दी अनसोल्ड शेयर टू न्यू इन्वेस्टर। कंपनी क्या कर सकती है? ओपन मार्केट में इस शेयर को सेल कर सकती है, ठीक है। द कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% ऑफ द इश्यू। तो आपको पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया रहता है
तो जो भी यहाँ पर शेयर वो सेल कर रही है, कम से कम 90% शेयर उसके बिकने चाहिए। किसके पास? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास। बराबर है? तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। आज का जो सेशन था रिगार्डिंग राइट इश्यू और बोनस इश्यू हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग ने क्या क्या चीजें कवर अप की, एक क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इनिशियली चार्ट देखा। कौन सा चार्ट देखा हम लोग ने? ये चार्ट आपको फिर से रेफर कर लेना है। इसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इसको आप गो थ्रू कर लो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने देखा इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर में वेरियस मेथड, और ये वेरियस मेथड में पार्ट ए कवर अप हुआ है, जिसमें आईपीओ, एफपीओ, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर में राइट इश्यू तक हम पहुंचे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।